ये स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर विच इज़ नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट एग्रीगेट्स एंड कंपटीशन। आज अपन को पढ़ना है स्टूडेंट्स कंटेंट जो है रिलेटेड एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, दैट व्हाट वुड बी द एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम मीन्स वाइल वी आर कैलकुलेटिंग आर नेशनल इनकम, तो व्हाट थिंग्स वी नीड टू कंसिडर, हमको कौन कौन सी इनकम को कंसिडर करना है, क्या क्या मेथड्स लगेंगी, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। So, it is important to know that the national income includes factor income only and income of only the normal resident of a country। जब अपन नेशनल इनकम निकालते हैं तो वी नीड टू कैलकुलेट फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मीन्स आपको माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए फैक्टर इनकम मतलब क्या होता है। तो वॉट एवर गुड्स एंड सर्विसेज यू आर प्रोड्यूसिंग, यू आर जस्ट गेटिंग सम टाइप ऑफ रिटर्न ऑन इट। मीन्स वॉट एवर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यू आर इनकरिंग, जो भी आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करें उनके अगेंस्ट में आपने क्या करी होगी, इनकम जनरेट करी होगी। जैसे हमने पढ़ रखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में दैट देयर आर 5 फैक्टर्स, यानी एक लैंड होती है, देयर वुड बी लेबर, देयर वुड बी कैपिटल, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, एंड एंटरप्रेन्योर होता है। ठीक है, तो इन सब के अगेंस्ट में जो वॉट एवर रिवॉर्ड हैड बीन जनरेटेड बाय देम, इनके अगेंस्ट में जो भी रिवॉर्ड जनरेट होता है, जैसे लैंड के अगेंस्ट में रेंट होता है, लेबर के अगेंस्ट में हमने पढ़ी रखा है वेजेस होता है, कैपिटल के अगेंस्ट में हमको इंटरेस्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन करना होता है, और एंटरप्रेन्योर के अगेंस्ट में अपन को प्रॉफिट होता है, और यहाँ पे हमको मैनेजमेंट करना होता है। ठीक है, तो वट एवर वुड बी द रिटर्न फ्रॉम ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वुड सम अप ऑफ नेशनल इनकम। इन सबको अपन को कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। जो चीज़ अभी मैंने आपको बताई वही बुक के अंदर लिख रखी है। जैसे टाइप ऑफ फैक्टर इनकम की बात करें तो कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय मीन्स ये किसके अगेंस्ट में आ गया, ये आ गया लेबर के अगेंस्ट में। रेंट यानी किसके अगेंस्ट में आ गया, तो लैंड इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसके अगेंस्ट में आपको रेंट मिलता है। नेक्स्ट वुड बी द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसके अगेंस्ट में मिलता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट वुड बी द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होता है वो किसके अगेंस्ट में मिलता है, तो एंटरप्रेन्योर के अगेंस्ट में मिलता है। सो ऑल दीज 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंप्राइजिंग ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, इनका रिटर्न हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट वुड बी द नॉर्मल रेसिडेंट, तो हु इज द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द पर्सन, सॉरी ऑफ द कंट्री। नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, तो नॉर्मल रेसिडेंस मतलब आपने एक वर्ड पढ़ा होगा एनआरआई। ठीक है, एक एनआरआई वर्ड पढ़ा हुआ, एक होता है नॉर्मल रेसिडेंट। तो नॉर्मल रेसिडेंस मीन्स अ पर्सन हु इज जस्ट जनरेटिंग इज इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इंडिया ओनली। जो ये पर्सन जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट भी इंडिया में कर रहे हैं, प्लस दे आर लिविंग इन इंडिया, वो इंडिया के अंदर ही रह रहे हैं या एक पर्टिकुलर नेशन के अंदर ही रह रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, नॉर्मल रेसिडेंट। दे वुड बी कंसिस्ट ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट इफ दे आर लिविंग 365 days एंड दे आर अर्निंग ordinary and they are just conducting ordinary activity, so they all are known as ordinary resident of India। अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर नेशन की बात करें तो इन अ पर्टिकुलर नेशन देयर वुड बी अ पर्सन हु आर गोइंग टू कंडक्ट देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी उस पर्टिकुलर कंडक्ट नेशन से जनरेट करते हैं। दे आर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर नेशन, दे आर द सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन, वुड बी नोन एज द नॉर्मल रेसिडेंट। हम इसको ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी के अंदर भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कि क्या क्राइटेरिया क्या होता है नॉर्मल रेसिडेंट होने का। सो द फॉलोइंग पर्सन विल नॉट बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट। तो नॉर्मल रेसिडेंट कौन कौन से लोग नहीं हो सकते, तो वन वुड बी द फॉरेन विजिटर्स मीन्स हुएवर इज द फॉरेन विजिटर, फॉरेन से जिसने भी विजिट किया, वेदर फॉर स्टडी पर्पज हो सकता है, मेडिकल पर्पज हो सकता है, किसी भी रीजन के थ्रू हॉलीडे विजिट किया, तो दे आर नॉट दी नॉर्मल रेसिडेंट, उनको अपन नॉर्मल रेसिडेंट कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो क्रू मेंबर्स होते हैं, क्रू मेंबर्स जैसे कि अगर कभी आपने सुना होगा तो जो हमारे जो लोग ट्रेवलिंग कराते हैं या ट्रैवल करते हैं तो उसके अंदर भी उनका ग्रुप होता है, बंच होता है, तो क्रू मीन्स भी ग्रुप, ग्रुप के मेंबर्स भी होते हैं, वो लोग भी इंक्लूड नहीं करना। नेक्स्ट फॉरेनर्स जो होते हैं, ठीक है, बीइंग एम्प्लॉयज़ ऑफ द नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइजेस, ठीक है, एंड हु हैव कम टू द इंडिया फॉर इंस्टॉलिंग मशीनरी एंड सच केसेस। जैसे फॉरेनर्स आए हैं किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए तो दे वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज द नॉर्मल रेसिडेंट। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि आपने आईपीएल कभी अगर देखा हो या ध्यान हो तो उसमें बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो इंडिया में आते हैं, बट दे आर नॉट दी नॉर्मल रेसिडेंट, उनको अपन नॉर्मल रेसिडेंट ट्रीट नहीं करते। वेदर दे आर जनरेटिंग इनकम फ्रॉम इंडिया ओनली मीन्स प्रोडक्शन एक्टिविटी इंडिया में ही हो रही है, बट उनको अपन नॉर्मल रेसिडेंट नहीं बोल सकते। या अपनी कंट्री के अभी जैसे आप लोगों को पता है सीरीज चली रही है हमारी, ठीक है, तो हमारी कंट्री के लोग अगर दूसरी कंट्री में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कहीं खेलते हैं, कुछ करते हैं, तो वो लोग चीज़ें, वो जो लोग हैं वो हम उनको क्या करेंगे, हमारी कंट्री के लोगों को वहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट थोड़ा ना अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, यही चीज़ है, दैट्स इट। तो दीज आर दी पर्सन हु आर नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ
नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है। तो क्राइटेरिया क्या है फिर नॉर्मल रेसिडेंट होने का, तो वो स्टार्टिंग में लिखा है दैट टू बी एन इंडिविजुअल एज वेल एन इंस्टीट्यूट, मीन्स फॉर एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूट, किसी भी पर्सन के लिए नॉर्मल रेसिडेंट होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, दैट द पर्सन शुड बी इंडिविजुअल, क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए। नेक्स्ट, नॉर्मल रेसिडेंट नीड्स नॉट टू बी अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, इट मीन्स अ पर्सन मे बी नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री इवन व्हेन ही इज अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री। ऐसा हो सकता है क्या, येस इट्स पॉसिबल। जैसे आप लोगों ने काफ़ी लोगों को देखा होगा, हम सिटीजन तो किसी कंट्री के, सिटीजनशिप मतलब क्या, जैसे कि आपको एक राइट मिलता है, वोटिंग राइट मिलता है कंट्री के अंदर, ठीक है। तो इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप का राइट अवेलेबल है, ठीक है। दूसरी कई कई कंट्रीज हैं जिनके अंदर डबल सिटीजनशिप भी अलाउड होती है, ठीक है। तो सिंपल केस में अगर हम बात कर सकते हैं इंडिया की, तो इंडिया का अगर कोई पर्सन सिटीजन है, इंडिया का सिटीजन है, तो वो इंडिया के अंदर रहता है, बट ज़रूरी नहीं कि वो रेसिडेंट भी इंडिया में ही हो, यहाँ परमानेंटली इंडिया में रिसाइड करे, रहना स्टार्ट करे, ज़रूरी नहीं, वो कहीं और भी परमानेंट सेटलमेंट कर सकते हैं। तो रेसिडेंटशिप और सिटीजनशिप दोनों के बीच में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, ये कंसिडर कीजिएगा। सिटीजन को एक पर्टिकुलर कंट्री का वोटिंग राइट भी प्रोवाइड करता है आपको, बट रेसिडेंट मीन्स यू आर गोइंग टू लिव इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इन अ कंट्री इज नॉट deemed to be the normal resident of that particular country, but India is working in such a organization will be treated as normal resident of India, ठीक है। ये हम बात कर सकते हैं सिंपल तरीके से कि कौन कौन से लोग जो हैं वो हमारी कंट्री के अंदर नॉर्मल रेसिडेंट को की फॉर्म में कंसिडर होते हैं। जैसे कि हम इसी पॉइंट को अगर एक्सप्लेन करें, तो जो IMF होता है या WHO होता है, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट डीम्ड टू बी एज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री, इट डजंट मीन कि वो उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स डोमेस्टिक क्राइटेरिया से रिलेटेड कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे हमको कॉन्सेप्ट दिख रहा है कि डोमेस्टिक क्राइटेरिया या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी जो है हमारी कंट्री की, उसको क्या कंप्राइजेस करके बनती है। सो इन इकोनॉमिक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी इज वाइडर देन द पॉलिटिकल टेरिटरी, मीन्स डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत वाइडर होता है। आप एक चीज़ निकालते होंगे, आपने अभी तक एक चीज़ पढ़ रखी होगी, GDP क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक। वही कॉन्सेप्ट हमारा किसका होता है, डोमेस्टिक का होता है, मीन्स विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन। इकोनॉमिक टेरिटरी इज द जोग्राफिकल एरिया, ठीक है। हम बात कर सकते हैं किसके बारे में, जोग्राफिकल टेरिटरी की, एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच द पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। मतलब हम सिंपल बात करें तो इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है, इज द जोग्राफिकल टेरिटरी। सबसे पहली बात, इकोनॉमिक टेरिटरी इज नोन एज जोग्राफिकल टेरिटरी वेयर गुड्स कैन बी इजीली या फ्रीली मूव, जहाँ पे गुड्स हम फ्रीली मूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं तो फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड इंडिया डू नॉट कंस्टिट्यूट द डोमेस्टिक टेरिटरीज। सिंपल सी बात है, फॉरेन एम्बेसीज आप लोगों को पता है, एम्बेसीज आप लोगों को पता है कि दूसरी कंट्री के भी लोग अपनी कंट्री में रहते हैं, तो फॉर बेटर कम्युनिकेशन दे नीड सम टाइप ऑफ एम्बेसीज, ठीक है। तो हम एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड करते हैं कि चलो ठीक है हम एक एम्बेसी क्रिएट करते हैं। जस्ट अज्यूम अमेरिका की एम्बेसी, आपने हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो आपने न्यूज़पेपर में कितनी बार पढ़ा होगा, राजदूत बोलते हैं उसको, ठीक है। हिंदी में इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि आपने न्यूज़ के अंदर ये चीज़ पढ़ रखी होगी, अपनी एम्बेसी वर्ड इतना नहीं सुना होगा जितना राजदूत सुना होगा, ठीक है। तो हमारे कंट्री के लोग जैसे दूसरी कंट्री के अंदर रहते हैं, तो उनको कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो दे कैन ईजिली कंसल्ट विद दैट पर्टिकुलर एम्बेसी, वो एम्बेसी पे जाके कंसल्ट कर सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है। तो सिंपल बात के अंदर बात करें तो फॉरेन एम्बेसीज जो भी इंडिया के अंदर लोकेटेड है, दे डजंट कॉन्स्टिट्यूट द डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी, इसको हम अपनी टेरिटरी नहीं कंज्यूम कर सकते। एंड इंडियन एम्बेसीज जो भी बाहर साइड कंस्टिट्यूट होती है, उसको तो हम अपनी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन किसके चलने वाले हैं, अपने चलने वाले, यानी अपन उनको गाइडेंस देने वाले, ठीक है। सो दीज वर द पॉइंट्स विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड। अब हमको जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है बेटा, वो कॉन्सेप्ट लिखता है डोमेस्टिक इनकम का और डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, कि क्या डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम सेम होती है क्या। तो सिंपल सी बात करते हैं दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम कॉन्सेप्ट एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी क्या, इट इज ड्यू टू द फैक्ट ऑफ इवेंचुअली ऑल प्रोडक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इनकम। सिंपल सी बात है कि वट एवर प्रोडक्शन यू आर गोइंग टू परफॉर्म, या जो भी प्रोडक्शन आपने क्रिएट किया है, देयर वुड बी सम टाइप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सो यू आर जस्ट गोइंग टू गिव टाइप ऑफ अ रिटर्न टू दैट पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी आपने जैसे हमने पढ़ी रखा है चैप्टर नंबर 4 के अंदर प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर, कि हम किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे। जस्ट अज्यूम मैं पेंसिल बनाने का काम कर रही हूँ, तो इट इज़ माई प्रोडक्शन। तो पेंसिल बनाने के लिए मुझे एक लैंड चाहिए होगी जिसके ऊपर मैंने अपनी मशीन वगैरह रखी होगी पेंसिल बनाने की, मुझे लेबर चाहिए होंगे, मैंने कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया होगा, और मैंने कुछ ना कुछ क्या कर रखा होगा, एंटरप्रेनर होगा, यानी जो वो उस वर्क को कर रहा होगा। तो ऑल पर्टिकुलर प्रोडक्शन जो भी प्रोडक्शन हुआ है, इट वुड ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्शन इनकम, या फिर फैक्टर इनकम की फॉर्म में वो क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये बस वही चीज़ का एग्जाम्पल है कि ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ इनकम क्या होती है,
जनरेट होती है, दैट पर्टिकुलर इनकम वुड बी नोन एज फैक्टर इनकम। ठीक है, अब ये चीज़ पढ़ने के बाद हम कॉन्सेप्ट जो हैं वो पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट ये जो कॉन्सेप्ट आपको बुक के अंदर दे रखा है, मैं इसको एक सिंपल तरीके से बताऊंगी, इसके थ्रू आप लोगों को फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। जैसे आप लोगों को एक ग्राफ प्रेजेंटेशन दे रखा है, ठीक है, तो ये जो फ्लो चार्ट के थ्रू इन्होंने बताया है बुक के अंदर, जीडीपी से एनडीपी पे कैसे आना है, एनडीपी क्या होता है, एमपी क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्या करने वाली हूँ, क्लियर करने वाली हूँ एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख के। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो अपन क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, यानी ये अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, जो भी डोमेस्टिक का कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, ये फॉर्मूला रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, बट उसके पहले अपन पढ़ लेते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पे जब शॉर्ट में एमपी दे रखा है, यानी एट मार्केट प्राइस अपन कंसिडर कर रहे हैं। तो पहले आप कुछ फुल फॉर्म पढ़ लीजिए। वन इज जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देयर वुड बी एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर मैं एमपी बोलती हूँ यानी मार्केट प्राइस होता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एफसी देन इट वुड बी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब या तो जीडीपी है तो फिर जीएनपी भी हो सकता है यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और एनएनपी भी हो सकता है यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। अभी हम आगे इनको सीखेंगे कि ये क्या होते हैं, कैसे इनको डिराइव करते हैं, बट अभी थ्योरी पढ़ लेते हैं। सो व्हाट इज जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी क्या होता है, तो द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इम्प्लाइज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मीन्स वॉट एवर टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यू आर गोइंग टू परफॉर्म, क्रिएट, जो भी आपने गुड्स हैं, जैसे मान लो ये अपनी कंट्री, इसी के अंदर हमने बहुत सारे गुड्स का प्रोडक्शन किया है, सर्विसेज का प्रोडक्शन किया है, तो वॉट एवर योर फाइनल वैल्यू ऑफ योर गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब एक चीज़ आपको समझ में आई, फाइनल वैल्यू यानी कि क्या, कि देयर वुड बी नो इंक्लूजन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इन, मीन्स अगर कोई ऐसी चीज़ है जो भी आधी बनी है तो अपन उसको कंसिडर करने वाले हैं क्या जीडीपी में, नहीं करने वाले, ये चीज़ समझ में आई। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स जो भी हमने फाइनली गुड्स को जनरेट किया है, जो भी हमने प्रोडक्शन किया है, वो अगर हमारा फुल प्रोडक्शन हो गया देन वी आर गोइंग टू कंसिडर इट। तो जीडीपी क्या होता है, इट इज़ द ग्रॉस वैल्यू, इसको रटना नहीं है, समझना है। देखो जीडीपी वर्ड को ही समझो, इट इज़ अ ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, अब डोमेस्टिक बोला है तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है। अब एमपी बोल दिया आगे तो अपन क्या बोल देंगे कि इट इज़ द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, आप लोग ये चीज़ समझ जाइएगा। तो डेफिनेशन यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। अब क्या क्या फीचर्स है जीडीपी एट एमपी के, तो इट इंडिकेट्स दैट नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हैज़ बीन मेड। सिंपल सी बात है, अभी ग्रॉस वैल्यू की बात कर रहे हैं, यानी अपन ने डेप्रिसिएशन डिडक्ट किया है, नहीं किया है, तो देर इज़ अ नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, हमको अभी डिडक्ट करना बाकी है, इंक्लूड होता है डेप्रिसिएशन। इट ऑल्सो सिग्निफाइज दैट द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑल यूनिट सिचुएटेड विद इन द डोमेस्टिक। अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट आ गया, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी हमने गुड्स को विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन ही प्रोड्यूस कर रखे होंगे। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम बात कर सकते हैं, इट इंक्लूड्स ऑल द अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड, यानी मार्केट प्राइस जब भी बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस के अंदर सारी इनडायरेक्ट टैक्सेस का अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। इट एक्सक्लूड ऑल द सब्सिडीज। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, एक चीज़ मैं आपको समझाती हूँ, NET, नेट NIT बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि हमने जो टैक्स पे रखे कर रखे प्लस हमको जो सब्सिडीज मिली, इनके बीच के डिफरेंस को बोलते हैं NIT। ठीक है, तो ये NIT के बारे में ही बता रहे हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि मार्केट प्राइस के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है ये वाला कॉन्सेप्ट, ये ग्रॉस का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है और ये डोमेस्टिक का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है। आगे अपन बोल सकते हैं, इट सिग्निफाइज दैट ओनली फाइनल गुड्स और सर्विसेज, यानी कि जो भी हमने गुड्स बनाए दे शुड बी फाइनली, यानी ऐसा नहीं कि कुछ वर्क इन प्रोग्रेस को आप इंक्लूड कर लें। इट इंडिकेट्स दैट मेकिंग एडजस्टमेंट इन इट अदर एग्रीगेटिव्स कैन बी डिराइव। ठीक है, अपन इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, बाकी एडजस्टमेंट भी डिराइव कर सकते हैं। होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब आगे का कॉन्सेप्ट भी अपन इसी तरीके से सीख लेते हैं, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे प्रैक्टिकली हम फॉर्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो अब जीडीपी एट एफसी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक फैक्टर कॉस्ट क्या बताता है, तो इट जस्ट टेल यू दैट इट इज़ अ ग्रॉस वैल्यू या फिर इट इज़ अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। ठीक है, मीन सिंपली वी कैन से दैट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स द ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मीन्स यू हैव टू कंसिडर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ये वर्ड अपन ने क्यों बोला, क्योंकि अपन ने डोमेस्टिक निकाला है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि जितना भी एक 1 ईयर का पीरियड है इसके अंदर अपन ने क्या कर रखा है, ग्रॉस वैल्यू जो भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट किए उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट वुड बी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो कुछ नहीं करना, जो जीडीपी की डेफिनेशन थी उसी के अंदर आपको समझ में आया कि नेट कैसे निकाला होगा, तो आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रीसिएशन, तो अपन सिंपल बोल सकते हैं,
तो इट इम्प्लाइज दैट द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो ये क्या होता है, बट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज, ठीक है। इट मीन्स द नेट मार्केट वैल्यू, पहले हमने ग्रॉस मार्केट वैल्यू पढ़ा था, अब नेट पढ़ा, यानी आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ डिप्रीसिएशन। दैट्स इट, होप यू गॉट इट। आगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो सिंपल सी बात है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मीन्स नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री during a period of 1 year, means whatever type of goods and services, but you have to consider only the factor price, not the net price। आपको पता होगा एमपी बोलते हैं तो मार्केट प्राइस लेते हैं, एफसी बोलते हैं तो फैक्टर प्राइस लेते हैं। तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन एन अकाउंटिंग ईयर in an economy but after adjustment of depreciation would be net domestic product। तो अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू फैक्टर प्राइस पे ले रहे हो तो वो एफसी हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपन ये पढ़ेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव्ड होता है, इसकी कैलकुलेशन सीखेंगे और कौन कौन सी मैथड्स होती है। थैंक यू।